हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्राइहेक्मी का एक रूम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी रिसर्चिंग। ये पूरा रूम रिसर्चिंग के ऊपर बेस करता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है और रिसर्चिंग का क्या किरदार होता है, किस तरीके से आपने चीज़ों के बारे में सीखना है। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ आपके सामने आई, आपने उसके बारे में किस तरीके से पढ़ना है, देखना है। ज़्यादा बातें नहीं करते, रूम स्टार्ट करते हैं। ये फ्री रूम है। इस रूम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। फर्स्ट टास्क हमारा है इंट्रोडक्शन। Without a doubt, the ability to research effectively is the most important quality of a hacker to have. By its very nature, hacking requires a vast knowledge base because how are you supposed to break into something if you don't know how it works? The thing is, no one knows everything. Everyone, professional or immature, experienced or totally new to subject, will encounter problems which they don't automatically know how to solve. There is where the research comes in, as in the real world, you can't ever expect to simply be handed the hacker the answers to your questions. As your experience level increases, you will find that the things you are researching scale in their difficulty accordingly. That is, however, in the field of information security, there will never come a point where you don't need to look up things. The room will serve you as brief overview of some of the most important resources available to you and will hopefully aid you in the process of building a research methodology that works for you. इस रूम के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा, यहाँ पे विल फॉलोइंग लुकिंग एट द फॉलोइंग टॉपिक्स: एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, वल्नरेबिलिटी सर्चिंग टूल्स, उसके अलावा लिनक्स मैनुअल पेजेस। रिसर्च क्वेश्चन के बारे में एक हमें बता रहे हैं। कंप्लीटेड कर देते हैं और टास्क नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एग्जाम्पल रिसर्च क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। लेट्स से यू हैव डाउनलोडेड अ JPEG फाइल इमेज फ्रॉम अ रिमोट सर्वर. You suspect that there's something hidden inside it, but how you can get it out? How about we starting by searching for hiding things inside images in Google? ये एक स्ट्रिंग है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि आपने इसको गूगल पे जाके सर्च करना है। तो गूगल के ऊपर जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए हैं। उन रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास इस सर्च क्वेरी के हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसको हम देखेंगे, समझेंगे और आगे फर्दर इसके बारे में रिसर्च करेंगे, पता लगाएंगे कि तस्वीरों के अंदर, इमेजेस के अंदर हम किस तरीके से डेटा को हाइड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, स्टिग्नोग्राफी कैन बी यूज टू कंसील ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ डिजिटल कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो कंटेंट. द सीक्रेट डाटा कैन बी हिडन इनसाइड ऑलमोस्ट एनी अदर टाइप ऑफ डिजिटल कंटेंट. यहाँ पे एक ट्रिक होती है जिसको हम कहते हैं स्टिग्नोग्राफी. उसके ज़रिए हम तस्वीरों के अंदर डेटा को हाइड कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे हमने सर्च किया, एक हमारे पास सामने रिजल्ट आएगा. उस रिजल्ट के अंदर नोटिस दैट द सेकंड लिंक डाउन गिव्स अस द लिटिल गिव अस द टाइटल ऑफ टेक्निक स्टिग्नोग्राफी. स्टिग्नोग्राफी एक टेक्निक है. यू कैन देन क्लिक दैट लिंक एंड रीड द डॉक्यूमेंट which will teach you how files are hidden inside images. Okay, we know how it's done. Let's try searching for a way to extract files using steganography. Extract files from JPEG steganography. अब हमें ये सर्च करना है, extract files from JPEG steganography. एंटर करेंगे एंड हम अपनी स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट्स आए हैं. सबसे पहला रिज़ल्ट अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हुई है जिसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स आ रहे हैं जिसके ज़रिए हम स्टेगनोग्राफी को परफॉर्म कर सकते हैं. अ लिस्ट ऑफ यूजफुल टूल्स एंड रिसोर्सेज.
सो ये बहुत सारे टूल्स हैं। टूल्स के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टैग हाइड के नाम से एक टूल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी कुछ कमांड्स यहाँ पे मेंशन हुई हुई हैं। इसके अलावा फॉरमोस्ट एक टूल है, स्टैग सॉल्व के नाम से एक टूल है, यहाँ पे उसकी गिटहब का लिंक भी हमें दिया हुआ है। तो हमने रिसर्च करी कि तस्वीरों के अंदर डाटा को किस तरीके से छुपाया जाता है। उसके बाद हम एक वेबसाइट के ऊपर आए, जहाँ पे हमें पता चला कि एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं स्टेगनोग्राफी, और उसको कुछ टूल्स की मदद से परफॉर्म किया जाता है, और उसके ज़रिए हम फाइल्स के अंदर या फ़ोटोज़ के अंदर डाटा को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं आगे इस रूम के अंदर। ऑलरेडी वर्चुअली एवरी लिंक इज पॉइंटिंग टू समथिंग यूजफुल। द फर्स्ट लिंक कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ यूजफुल टूल्स, द सेकेंड is more instructions on how to perform steganography in the first place. Realistically, any of these links could prove useful, but let's take a look at the first one. So यहाँ पे इन्होंने एक लिंक भी हमें दिया हुआ है जो कि हमने खोला था, उसी के अंदर ये सारा डाटा हमें मिला है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास द वेरी फर्स्ट टूल देयर लुक्स यूज़फुल, सो APT। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ के बारे में पता चला, अगर हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, और फर्स्ट टूल जो हमारा है स्टैग हाइड। स्टैग हाइड की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन बी इंस्टॉल्ड विद APT, हाउएवर द सोर्स कैन बी फाउंड ऑन गिटहब। सो अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ के बारे में पता चला जिसका वर्ड का स्ट्रिंग का नेम है APT। सो लेट्स सर्च ऑन गूगल व्हाट इज़ APT इन लिनक्स। ठीक है जी, APT अगर हम सर्च करें तो ये कहलाता है एडवांस्ड पैकेज टूल, और APT is a free software user interface that works with core libraries to handle the installation and removal of software on Debian based Linux distributions. So basically APT जो है वो एक एडवांस्ड पैकेज टूल है, ठीक है, जो लिनक्स के अंदर टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए, इंस्टॉलेशन पैकेजेस लाइब्रेरीज वगैरह को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ APT इंस्टॉल, तो यहाँ पे इन्होंने भी यही सर्च किया है। ग्रेट, सो APT इज़ अ पैकेज मैनेजर दैट लेट्स अस इंस्टॉल टूल्स ऑन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक उबंटू और काली। हाउ कैन वी इंस्टॉल पैकेजेस यूजिंग APT? लेट्स सर्च इट। सो हाउ कैन वी इंस्टॉल पैकेजेस यूजिंग APT, तो हम ये सर्च करते हैं। सो अगर हमने यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमें सर्च करने के बाद कुछ सर्च रिजल्ट्स आए हैं। सो हाउ डू आई इंस्टॉल एप्स ऑन APT, तो ये हमारे पास पूरी कमांड इसने दे दी है कि टू इंस्टॉल अ पैकेज sudo apt get install and then a package name। ये एक कमांड है जिसके ज़रिए हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग APT। ठीक है, यहाँ पे भी इसको देखें, इनको यही एक कमांड गूगल की तरफ से मिली है। ठीक है, परफेक्ट। राइट एट द टॉप ऑफ द पेज यू आर गिवन इंस्ट्रक्शंस, वी नो दैट आवर नॉलेज इज that you know that our package is called staghide, so we can go ahead and install that। ठीक है, तो यहाँ पे उसको इंस्टॉल करना सिखा रहे हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करना है। सो इस रूम का मकसद हमारे लिए इंट्रो टू रिसर्चिंग है, तो इसको इंस्टॉल करने का भी छोड़ते हैं और बढ़ते हैं आंसर द क्वेश्चंस बिलो वाले सेक्शन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द बर्ब सूट प्रोग्राम द शिप्स विद काली लिनक्स, what mode would you use to manually send a request, often repeating a captured request numerous times? So अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे और इसको गूगल पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, गूगल पे जब हम पेस्ट करेंगे सो यहाँ पे बेसिकली इस ट्राई हैक मी के सारे आंसर डंप्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे हमें एक लिंक मिला है जिसका नाम बर्प रिपीटर लिखा हुआ है, और बर्प रिपीटर इज़ अ टूल दैट इनेबल्स यू टू मॉडिफाई एंड सेंड एन इंटरेस्टिंग HTTP और वेब सॉकेट मैसेज ओवर एंड ओवर। सो इसको एक मरतबा ओपन करते हैं और
एक मर्तबा हम इस बर्ब स्वीट प्रोग्राम जो लिखा हुआ है इसको भी सर्च करते हैं गूगल के ऊपर कि ये बर्ब स्वीट प्रोग्राम है क्या। जैसे हमने सर्च किया तो यहाँ पे हमें पता चला कि बर्ब स्वीट जो है इट्स अ सॉफ्टवेयर security application used for penetration testing of web applications. Both a free and paid version of software are available. The software is developed by company Portswigger. ये सॉफ्टवेयर है बर्बसूट एक, जो कि वेबसाइट्स की पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये पोर्ट्सवेगर नामी एक कंपनी ने बनाया है। और यहाँ पे हमने जो एक वेबसाइट अभी ओपन करी थी उसमें भी वो वेबसाइट भी पोर्ट्सवेगर की ही है। यहाँ पे बर्प रिपीटर जो है वो एक चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पे। बेसिकली इसका हिंट देख लेते हैं एक दफ़ा। सर्च फॉर मैनुअली सेंड रिक्वेस्ट बर्प सूट। अच्छा, इन्होंने हिंट में हमें दिया हुआ है कि हमें सर्च क्या करना है, तो एक मर्तबा इसको भी हम सर्च करके देख लेते हैं। तो सर्च करने के बाद पीपल ऑल्सो आस्क के अंदर हमें मिल जाएगा स्पाइडर इज़ यूज टू मोर थ्रोली मैप आउट अ साइट, रिपीटर इज़ यूज्ड। ये जो रिपीटर है ये यूज़ किया जाता है मैनुअली टेम्परिंग रिप्लेइंग रिक्वेस्ट्स। ये जो रिपीटर है ये बेसिकली उसके अंदर एक मॉड्यूल या एक टैब है जिसको यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट को बार बार सेंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट हैश फॉर्मेट आर मॉडर्न विंडोज़ लॉगिन पासवर्ड्स स्टोर्ड इन। अच्छा जी, हम इसको कॉपी करते हैं मॉडर्न विंडोज़ लॉगिन पासवर्ड्स स्टोर्ड इन। यहाँ पे हमारे पास आया है द NTLM हैश इज़ द क्रिप्टोग्राफिक फॉर्मेट इन विच यूज़र पासवर्ड्स आर स्टोर्ड ऑन विंडोज सिस्टम्स। तो NTLM जो है ये हमारे पास है एक हैश फॉर्मेट जिसके अंदर यूज़र्स के पासवर्ड्स को स्टोर किया जाता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। What are automated tasks called in Linux? लिनक्स के अंदर जो ऑटोमेटेड टास्क्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अगर हम गूगल के ऊपर सर्च करें ऑटोमेटेड टास्क्स लिनक्स, हमारे पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। In Linux, tasks can be configured to run automatically within a specific period of time on a specified date, or when the system load average is below a specific number. Red Hat Enterprise Linux is pre-configured to run important tasks. कोई एक ख़ास टर्म होगी जो कि कहा जाता है what are automated tasks called in Linux. लिनक्स के अंदर ऑटोमेटेड टास्क्स को क्या कहा जाता है? व्हाट ऑटोमेटेड टास्क्स आर कॉल्ड इन लिनक्स, अगर हम ये सर्च करें तो ये देखें हमारे पास आ गया है क्रॉन जॉब्स आर लिनक्स कमांड्स फॉर ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क्स ऑन योर सर्वर। इसको हम करते हैं कॉपी एंड मे बी हमारा आंसर यही होगा, और यस ये करेक्ट आंसर है। क्रॉन जॉब्स कहा जाता है उस ऑटोमेटेड टास्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर बेस कुड यू यूज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर बेस 2 बाइनरी। अच्छा जी, व्हाट नंबर बेस कुड यू यूज़ एज अ शॉर्ट हैंड। इस पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं एंड गूगल के ऊपर पेस्ट करते हैं। क्या आ रहा है? हेक्साडेसिमल इज़ यूज्ड extensively as a shorthand for binary because it is base 16 with 16 being a power of 2. base 16 जो है ये हमारे आंसर फॉर्मेट से भी मैच कर रहा है और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे टास्क नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पासवर्ड हैश स्टार्ट्स विद $6 what format is it? यूनिक्स वेरिएंट। अगर पासवर्ड का हैश इससे स्टार्ट हो रहा है तो वो कौन सा फॉर्मेट होगा? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा पासवर्ड हैश स्टार्ट्स विद। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। पासवर्ड हैश स्टार्ट्स विद $। $$ password hash is a type of computer system security used to protect
private data. It's usually found in systems that utilize passwords for authentication, allowing users to securely access certain websites or features. A dollar sign dollar password hash is a set of characters created from a user's plain text password. ठीक है, अगर हम इस लिंक को ओपन करें, सो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? अच्छा, द आंसर इज SHA-512 स्क्रिप्ट. सो ओल्ड क्वेश्चन, एक मिनट. इफ़ अ पासवर्ड हैश स्टार्ट्स विद डॉलर्स एंड डॉलर, व्हाट फॉर्मेट इज इट यूनिक्स वेरिएंट? तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है, यहाँ पे हमें एक आंसर मिला है SHA-512 क्रिप्ट. सो मे बी ये हमारा आंसर हो. इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे अगर हम पेस्ट करेंगे, सो यही हमारा करेक्ट आंसर है. टास्क नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है. बढ़ते हैं हम टास्क नंबर 3 की तरफ, वल्नरेबिलिटी सर्चिंग. Often hacking, you will come across software that might be open to exploitation. For example, content management systems such as WordPress, Fuel CMS, Ghost, etc. are frequently used to make setting up a website easier, and many of these are vulnerable to various attacks. So, where would we look if we want to exploit specific software? The answer to that question lies in websites such as ExploitDB, NVD, and MITRE. जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जब हम हैकिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स की या कुछ सर्विसेज की पुराने वर्जन्स के अंदर कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज़ पहले से ही निकल चुकी होती हैं. मतलब उसको एक्सप्लॉयटेशन का जो मेथड है वो पहले ही नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है. जस्ट आपने उसको सर्च करना है और सर्च करने के बाद उस वल्नरेबिलिटी को सर्च करना है जो कि किसी ख़ास CMS के अंदर आपको मिली है या आप ढूंढना चाहते हैं. वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो कुछ ये 3 वेबसाइट हैं. पहली है ExploitDB, NVD एंड MITRE. बेसिकली ये सर्च इंजन्स हैं या डेटाबेस आप कह सकते हैं. बेसिकली ये वल्नरेबिलिटीज़ के डेटाबेस हैं, एक्सप्लॉइट के डेटाबेस हैं. इसके ऊपर आपको सारे एक्सप्लॉइट्स, CVEs मिल जाएंगी जो कि वल्नरेबिलिटीज़ पहले से निकल चुकी होती हैं. उनको इस तरह के डेटाबेसेस के अंदर लाके स्टोर कर दिया जाता है ताकि हम बाद में उसको सर्च करके उन वल्नरेबिलिटीज़ को आसानी से फाइंड कर सकें और फिर कंपनीज़ को बता सकें कि ये वल्नरेबिलिटी पहले भी निकल चुकी है एंड आपको इस वल्नरेबिलिटी को जो है पैच कर लेना चाहिए. ठीक है. सो NVD कीप्स ट्रैक ऑफ CVEs, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर्स, whether or not these there are an exploit publicly available. So it's really good place to look if you are researching vulnerabilities in a specific piece of software. CVEs take the form CVE, year and ID number. अच्छा, बेसिकली CVE का हर CVE को एक ख़ास आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है. CVE बेसिकली एक वल्नरेबिलिटी होती है. हर वल्नरेबिलिटी को एक नंबर दिया जाता है. उसको नंबर किस तरीके से दिया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ. अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे MS17010, एंटर करेंगे और नहीं, हम एक काम करते हैं, CVE SQL लिख देते हैं और यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे. तो गूगल पे हम अगर सर्च करते हैं CVE SQL और इस वाली CVE को अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसका एक ID नंबर है. ठीक है. तो CVE हाइफन उसके बाद जो उसका साल है, मतलब उसको किस साल में निकाला गया था या आइडेंटिफाई किया गया था, इसको 2023 में किया गया था, 2023 में. तो CVE हाइफन 2023 और 2023 में इसका जो नंबर था वो था 3047. सो उस 2023 वाले ईयर के हिसाब से इसका ये नंबर इसको दिया गया था. इसके बाद जो निकली होगी उसको 3048 दिया गया होगा. उसके बाद जो निकली होगी उसको 3049 दिया गया होगा. तो कुछ इस तरीके से इन वल्नरेबिलिटीज़ को इनके नाम असाइन किए जाते हैं. ठीक है. हिंट हिंट, इट्स गोइंग टू बी रियली यूजफुल इन द क्वेश्चंस. ओके, ये क्वेश्चंस के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है. आगे देखते हैं. ExploitDB टेंड्स टू बी वेरी यूजफुल फॉर हैकर्स एज इफ
often actually contains exploits that can be downloaded and used straight out of the box. It tends to be one of the first stops when you encounter software in a CTF or pen test. If you are inclined towards the CLI or Linux, Kali comes pre-installed with a tool called Search Exploit, which allows you to search exploit DB from your own machine. This is offline and works using downloaded version of the database, meaning that you already have all the exploits already on your Kali Linux. यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि exploit DB जो कि ये वाली वेबसाइट है, which is also called exploit database. So इसका एक CLI वर्जन भी आता है जो कि हमारे लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है, जिसको हम SEARCHSPLOIT सर्च एक्सप्लॉइट लिख के सर्च कर सकते हैं. अगर मैं सर्च एक्सप्लॉइट लिखूं और SQL इंजेक्शन लिख के सर्च करूं, तो यहाँ पे SQL इंजेक्शन के जितने भी एक्सप्लॉइट्स हैं वो मेरे लोकल स्टोरेज के डेटाबेस के अंदर जो स्टोर हुए हैं वो सारे आ जाएंगे. इनके पाथ्स भी आ रहे हैं और ये सारे SQL इंजेक्शन के एक्सप्लॉइट्स हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी भी वेबसाइट को हैक करने के लिए जिसके ऊपर ये वर्जन चल रहा होगा. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. से वी आर प्लेइंग अ CTF एंड वी कम अक्रॉस अ वेबसाइट. Well, this is quite obviously fuel CMS. Usually it won't be this obvious, but hey, we will work with what you have got. We know the software, so let's search for exploit DB. Now I am going to use the CLI tool in Kali as it tends to be the quicker from workflow perspective. However, you are welcome to use the website. I'm using the command like this to search for exploits. So हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और एक कमांड हम चलाते हैं जिससे हमें फ्यूल CMS के जितने एक्सप्लॉइट्स हैं वो मिल जाएंगे. तो सर्च एक्सप्लॉइट लिखते हैं FUEL CMS एंड एंटर प्रेस करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल CMS के 1 2 3 4 5 6 7 एक्सप्लॉइट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिनके ज़रिए हम वेबसाइट को हैक कर सकते हैं. वो अवेलेबल हैं और वो हमें मिल भी गए हैं. ठीक है, इफ़ यू प्रेफर डूइंग थिंग्स इन द वेबसाइट, हियर आर द रिजल्ट्स फ्रॉम देयर. मतलब अगर आप वेबसाइट पे करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी ये काम हो सकता है. Success, we have got the exploit that we can now use against the website. Actually using the exploit is out with the scope of this room, but you can see the process. So अब बढ़ते हैं हम अपने आंसर द क्वेश्चंस बिलो वाले सेक्शन की तरफ. सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द CVE फॉर 2020 क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाउंड इन WP फॉरम्स. ठीक है, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा कि CVE सर्च करनी पड़ेगी जो कि 2020 में निकली है. तो उसका नंबर क्या होना चाहिए, CVE-2020- उसके बाद उसकी कोई ID नंबर होगी. तो हम चलते हैं गूगल के ऊपर एंड वहाँ पे चल के हम सर्च करते हैं. क्लोज टैब्स टू द राइट एंड लेट्स गो टू द गूगल के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं CVE 2020 XSS. मैंने XSS की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है और उसके अलावा मैं लिखता हूँ WP फॉरम्स. ठीक है, सो ये हमने सर्च कर दिया है. तो ये हमें एक मिली है. इसको एक मरतबा ज़रा ओपन करके देख लेते हैं कि क्या ये एक्चुअली में XSS की है भी या नहीं. यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है द स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेस वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट इन द WP फॉर्म्स कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑल्सो नोन एज WP फॉरम्स -लाइट. तो इस वाली चीज़ को हम कॉपी करके अपने आंसर सेक्शन में अगर पेस्ट करेंगे सो हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है. ठीक है, देयर वाज अ लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन वल्नरेबिलिटी फाउंड इन डेबियन वर्जन ऑफ Apache Tomcat back in 2016. What is the CVE for this vulnerability? अब हमें एक और CVE फाइंड करनी है जो कि Apache Tomcat के अंदर निकली है लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन की. ठीक है, और वो 2016 में निकली थी. तो सिंपली CVE 2016 और लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन. ओके, सॉरी फॉर द कैप्स लॉक इज़ ऑन माई कीबोर्ड. और इसके अलावा हम लिख सकते हैं Apache
ये देखें यहाँ पे आ गया अपाचे टॉमकैट CVE 2016 लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन, और एक CVE हमें मिल गई है। इसको ओपन करके एक मरतबा वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा जी, द वल्नरेबिलिटी हैज़ बीन मॉडिफाइड सिंस इट वाज एनालाइज्ड। ओके, डिस्क्रिप्शन द अपाचे टॉमकैट इन इट स्क्रिप्ट इन द टॉमकैट 7 पैकेज बिफोर दिस। सो हमें बेसिकली यहाँ पे देखना है कि क्या ये लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन की है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रूट प्रिविलेजेस। ठीक है, तो ये प्रिविलेजेस का जो वर्ड है यहाँ पे मेंशन हुआ है। सो इसको करते हैं कॉपी एंड आंसर की जगह पे पेस्ट करते हैं और हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। सो व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट CVE फाउंड इन द VLC मीडिया प्लेयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, CVE फर्स्ट CVE इन VLC, फर्स्ट CVE इन VLC। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक मिली है CVE, इसको ज़रा पेस्ट करके देखते हैं। नहीं, ये आंसर हमारा गलत है। इसके अलावा एक ये हमें मिली है, इसको कॉपी करते हैं ज़रा और यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिखते हैं ज़रा कैपिटल के अंदर और यहाँ पे लिख देते हैं फाउंड इन VLC मीडिया प्लेयर। ठीक है, और CVE रिजल्ट्स VLC, और इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा सबसे पास्ट में। ठीक है, सबसे पास्ट में जाना पड़ेगा और वो है 2007 की एक CVE हमें मिली है। इसको ओपन करते हैं एक दफ़ा और बल्कि एक काम करते हैं, इसका नंबर हम करते हैं कॉपी एंड आंसर सेक्शन में हम पेस्ट करके सबमिट करते हैं और हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। तो VLC के अंदर जो फर्स्ट CVE निकली थी वो निकली थी 2007 में, जिसका ID नंबर था 0017। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ़ यू वांटेड टू एक्सप्लॉइट अ 2020 बफर ओवरफ्लो इन द सूडो प्रोग्राम विच CVE वुड यू यूज़। सो अब हमें सर्च करना पड़ेगा बफर ओवरफ्लो। एक वल्नरेबिलिटी होती है बफर ओवरफ्लो, एक वल्नरेबिलिटी का नाम है ये बफर ओवरफ्लो। ठीक है, सो 2020 बफर ओवरफ्लो इन सूडो प्रोग्राम, इसको करते हैं कॉपी पेस्ट एंड देन आगे लिख देते हैं CVE। पहली हमें CVE मिली है, इसको ओपन करते हैं और देख लेते हैं। इन सूडो बिफोर 1.8.6 if PW feedback is enabled in etc sudoers, users can trigger a stack based buffer overflow in the privileged sudo process। सो एक मरतबा इसको ज़रा कॉपी करते हैं और आंसर में पेस्ट करते हैं एंड हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। सो आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप इस वीडियो को बंद करके बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हमारा टास्क नंबर 4 है मैनुअल पेजेस। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी वर्कड इन लिनक्स, टेक अ लुक एट द लिनक्स फंडामेंटल्स मॉड्यूल। सो बेसिकली ट्राई के ऊपर एक लिनक्स फंडामेंटल्स का मॉड्यूल भी है, जो कि आपको मेरे या तो चैनल के ऊपर मिल जाएगा। बेसिकली अभी इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा, इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर मिल जाएगा। यूजुअली Kali Linux is without a doubt the most ubiquitous operating system used in hacking, so it pays to be familiar with it. One of many useful features in Linux is the inbuilt man command। ठीक है, सो इस पूरे टास्क के अंदर बेसिकली आपको मैनुअल पेजेस किस तरीके से एक्सप्लोर करने हैं उसके बारे में सिखाया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास होता है एक कमांड लाइन एक्सेस जिसको हम कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, जो अभी आपके सामने खुला हुआ है, जिसके ऊपर मैं अपनी कमांड्स रन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ID तो मेरी जो ID है वो आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls-la तो यहाँ पे जितनी भी कमांड्स हैं वो जितने भी फाइल फोल्डर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जितनी भी टूल्स या कमांड्स होती हैं, फ़र्ज़ करें एक कमांड है SCP, ठीक है, सिक्योर कॉपी। अगर मैं ये लिखता हूँ सो उसको यूज़ करने के लिए आगे भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा, जिसको हम यूज़ करने के लिए जिस वजह से हम इसको कमांड को चला रहे हैं, तो वो आगे हमें कुछ पैरामीटर्स, फ्लैग्स या स्विचेस हमें देने पड़ते हैं टू यूज़ दिस टूल और कमांड।
तो उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए और इसका मैनुअल पेज देखने के लिए हम सिंपली लिखेंगे मैन एंड द टूल और कमांड विच यू वांट टू सी द मैनुअल पेज ऑफ। सो मैन के आगे हम SCP लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। सो SCP कमांड का हमारे पास एक कंप्लीट मैनुअल पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन की गई है। ठीक है, सो ये बेसिकली कहलाते हैं मैनुअल पेजेस, जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको बिल्ट इन मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं आंसर द क्वेश्चंस बिलो वाले सेक्शन की तरफ। SCP टूल SCP is a tool used to copy files from one computer to another. What switch would you use to copy an entire directory? अब यहाँ पे हमें मैन पेज की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि पूरी डायरेक्टरी को अगर आपको कॉपी करना है उसके लिए आप कौन सा स्विच यूज़ करेंगे। तो हमें बेसिकली इसके पूरे मैनुअल पेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द फ्लैग विच वर्क्स विद कंप्लीट डायरेक्टरी। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा, -D करके हो सकता है या फिर डायरेक्टरी का वर्ड कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा, हमें उसको ढूंढना पड़ेगा कि पूरी डायरेक्टरी कहाँ पे ये कॉपी कर रहा है। ठीक है, व्हाट स्विच वुड यू यूज़ टू कॉपी द एंटायर डायरेक्टरी। ओके, सो -J है, -J नहीं हो सकता। -B selects batch mode, -A allows forwarding, -6 IPv4 IPv6 copies between two remote computers, -D -C -J। सो पूरी डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए कौन सा हमारे पास स्विच होता है। Copies between two remote hosts are transferred through the local host. Without this option, the data is copied directly between the two remote hosts. Okay. Selects batch mode, prevents asking for passwords. Limits the usage. Okay. SSH option. Port. Copies between two remote hosts. So एक काम करते हैं, हम हिंट एक दफ़ा ले लेते हैं। तो हिंट के अंदर वही बता रहा है मैन SCP। सो मुझे लग रहा है कि -D होगा। नहीं, ये नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। व्हाट स्विच वुड यू यूज़ टू कॉपी एन एंटायर डायरेक्टरी। वी हैव टू यूज़ -R और -R ऑप्शन टू कॉपी टू डायरेक्टरीज। ओके, तो अगर हम -R लिखें तो -R हमारा सही आंसर है। देखते हैं ये मैनुअल पेज के अंदर कहाँ पे है। सो मैनुअल पेज के अंदर ये हमारे पास दिया हुआ ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये मैनुअल पेज के ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है -R copies between two remote hosts are performed by connecting to the origin host and execution SCP there. This requires the SCP running on the origin host and authenticate to the destination host without requiring a password. ये देखें -R लिखा हुआ है, रिकर्सिवली कॉपी एंटायर डायरेक्टरीज। ठीक है, तो ये एंटायर डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए -R यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एफ डिस्क इज अ कमांड यूज टू व्यू एंड ऑल्टर द पार्टीशनिंग स्कीम यूज्ड इन योर हार्ड ड्राइव। व्हाट स्विच वुड यू यूज टू लिस्ट द करंट पार्टीशंस। करंट पार्टीशंस को लिस्ट करने के लिए हम कौन सा स्विच यूज़ करेंगे। सो मैन एफ डिस्क एंटर, और यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा टू लिस्ट ऑल पार्टीशंस। सो यहाँ पे एक -L का एक फ्लैग है, लिस्ट द पार्टीशन टेबल फॉर द स्पेसिफाइड डिवाइसेस। सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि -L होगा और यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, नैनो इज़ द ईजी टू यूज टेक्स्ट एडिटर फॉर लिनक्स। There are arguably better editors, Vim being the obvious choice. However, Nano is a great one to start with. What switch would you use to make the backup when opening a file with Nano?
सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा जब आप मैनुअल पेज को ओपन करेंगे तो इसको बंद करने के लिए क्यू को प्रेस कर दीजिएगा, जो क्यू की होती है आपकी कीबोर्ड के ऊपर, उससे ये बंद हो जाएगा। सो मैन करके नैनो प्रेस करेंगे और हम देख लेते हैं कि बैकअप फाइल किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है। तो हाइफन कैपिटल बी है, व्हेन सेविंग अ फाइल बैकअप प्रीवियस वर्जन ऑफ इट, सो हाइफन कैपिटल बी यूज़ करते हैं इसके लिए हम, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेट कैट इज़ अ बेसिक टूल यूज टू मैनुअली सेंड एंड रिसीव नेटवर्क रिक्वेस्ट। What command would you use to start a netcat in listen mode using port 1 2 3 4 5? So man netcat, तो netcat हमारे पास ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, हमें कौन सी ऐसी कमांड होगी जिसके ज़रिए हम नेटकैट का लिसनिंग मोड में स्टार्ट कर सकते हैं, नेटकैट को एक लिसनिंग मोड में स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 पोर्ट के ऊपर। सो सबसे पहले हमें लिसन का कौन सा होता है, वो होता है -L, ठीक है। तो हिंट में एक दफ़ा देखते हैं, तो यू विल नीड 2 स्विचेस हेयर, रीड द मैनुअल पेज टू फाइंड द शॉर्टकट फॉर नेटकैट एज वेल एज 2 स्विचेस यू विल नीड। सो बेसिकली नेटकैट को शॉर्टकट से भी रन किया जा सकता है, जो कि है NC। मैं आपको एक मरतबा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। NC अगर मैं लिखूँगा तो ये NC के ज़रिए रन हो जाएगा। CMD लाइन, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो NC के ज़रिए इसको रन किया जा सकता है। और मैन NC अगर मैं लिखूँगा तब भी नेटकैट का वही मैनुअल पेज ओपन होगा, ठीक है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसकी शॉर्टकट ढूंढना था, जो कि था NC। और इसके अलावा इसके अंदर ये हमें कह रहे हैं कि 2 फ्लैग्स यूज़ करने हैं। सो पहला तो हो जाएगा -L, जो कि लिसन के लिए है। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि आपने लिसन मोड में स्टार्ट करना है, और हमें पोर्ट मेंशन करने के लिए -P को यूज़ करना पड़ेगा, लोकल पोर्ट नंबर, और -P के आगे हमें पोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा। तो सिंपली -P के आगे 1 2 3 4 5 अगर लिख देंगे तो ये हमारा आंसर फॉर्मेट के साथ भी मैच कर रहा है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। सो लास्ट टास्क, जो कि टास्क नंबर 5 है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसको एक मरतबा रीड कर लेते हैं। You may have been told in school that there are good sources and bad sources of information. That may be true when it comes to essays and referencing information. However, it's my pleasure to state that it does not apply here. Any information can potentially be useful. So feel free to use blogs, Wikipedia, or anything else that contains what you are looking for. Blogs specifically can often be a very valuable for learning when it comes to information security, as many security researchers keep a blog. Having completed this room, you hopefully now have established for basics of methodology to tackle research questions that you come across by yourself. The vast majority of rooms on TryHackMe can be solved purely using knowledge found on Google. So please take the opportunity to improve your skills by Googling any problems you come across. As a follow up to this room, come see Mnetics Google Dorking room to learn more advanced tricks. गूगल ट्रिक्स। सो बेसिकली गूगल डॉर्किंग का भी एक रूम है ट्राईहैकमी के ऊपर। इस रूम का सॉल्यूशन भी आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हैं, मतलब 1 से 2 साल के बाद, तो मेरे चैनल के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गूगल डॉर्किंग की कंप्लीट वीडियो ट्राईहैकमी रूम की मिल जाएगी, जिसके अंदर गूगल डॉर्किंग सिखाई गई है। बेसिकली उसको कहा जाता है गूगल हैकिंग, ठीक है। सो गूगल से अपने मतलब का हमने किस तरीके से सर्च करना होता है। रिसर्च कंप्लीट करते हैं इस रूम को। सो कंप्लीट हो चुका है हमारा ये वाला रूम, एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, यू कैन आस्क in the video's description, or if you want to reach me out, you can also connect me on my LinkedIn, which is mentioned in the video's description. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।